बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो कि सालों से परंपरागत फसलों की खेती करते आए हैं या फिर कुछ एक चुनिंदा फसलों की ही खेती करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये किसान भाई नई फसल की खेती करके अच्छी कमाई नहीं करना चाहते, बल्कि ये चाहते हैं, पर इन्हें पता नहीं है कि नई फसल की खेती की शुरुआत किस तरह से की जाए। और इन्हें यह भी डर है कि अगर मैंने नई फसल लगाई तो उसे कैसे बड़ा करूंगा, और अगर फसल खराब हो गई तो जो मेरी लागत लगी है वह भी पूरी तरह से चल जाएगी। इन्हीं डर की वजह से किसान भाई नई फसल की खेती करने से बचते हैं। पर अब और नहीं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप नई फसल की खेती करना सीख सकते हैं और आप नई फसल से पहली ही बार में मुनाफा भी ले सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में वे तरीके बताऊंगा जिसके माध्यम से आप किसी भी नई फसल की खेती करना सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर सीख सकते हैं। देखिए, इस नई फसल में आप कोई सी भी फसल ले सकते हैं। सिर्फ आपको जो मैं 5 स्टेप्स बताऊंगा उन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। फिर अगर आपको नई फसल में ड्रैगन फ्रूट की खेती करना है तो वह यहाँ पर इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके सीख सकते हैं। फिर आपको अगर मिर्च, टमाटर, खीरा इनकी खेती करना नहीं आता है तो ये 3 फसलें भी इन 5 स्टेप्स के माध्यम से गुजार कर आप सीख सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते तो आप किसी भी नई फसल की खेती करना सीख सकते। तो फिर बिना किसी देरी के हम इन 5 स्टेप्स के बारे में जानते। लेकिन उससे पहले आप सभी किसान भाइयों को इस वीडियो को लाइक करना होगा। हो गया लाइक? तो अब हम हमारी पहली स्टेप पर आते हैं। हमारी पहली स्टेप है बीज, मिट्टी, जलवायु। आप जिस भी नई फसल की खेती करने वाले हैं उसके बारे में पता कर लें कि इस फसल के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है और किस तरह की जलवायु इस फसल के लिए सही रहेगी। तो जलवायु में आपको तापमान देखना है कि फसल को मिनिमम तापमान कितना चाहिए और मैक्सिमम तापमान कितना चाहिए। मिट्टी में आपको देखना है कि जो मिट्टी की रिक्वायरमेंट है कि जैसे कि उसका पीएच मान कितना होना चाहिए इस फसल के लिए। साथ ही साथ यह फसल कौन सी मिट्टी के लिए सही रहेगी, जैसे कि बहुत सारी मिट्टी रहती है, काली मिट्टी, पीली मिट्टी। तो आपको पता होना चाहिए कि इस फसल के लिए कौन सी मिट्टी सही है, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए और आपके एरिया की जलवायु इस फसल के लिए सही है या नहीं। वैसे भी आप किसी भी नई फसल की खेती क्यों ना करें, आपके एरिया में उस फसल की खेती करने वाला किसान भाई मिल ही जाए। तो इससे यह बात तो सही हो जाएगी कि हाँ, आप इस फसल की खेती अपने एरिया में कर सकते हैं। फिर आपको पता करना है कि इस फसल के टॉप हाइब्रिड बीज कौन से हैं। तो आपको उन हाइब्रिड बीज में से कम 5 बीज पता होने चाहिए उस फसल से जुड़े हुए। तो आपको हाइब्रिड किस्म के बीज पता होने चाहिए, खेत की मिट्टी के बारे में आइडिया होना चाहिए और जलवायु पता होनी चाहिए। फिर आपको अंत में उस किसान भाई से बातचीत करना चाहिए जिसने आपके एरिया में वह फसल लगाई है। अब ऐसा नहीं है कि आप जिस गांव में आपको वह किसान वहीं मिल जाए। हो सकता है कि वह किसान आपको 60 किलोमीटर की रेडियस में मिले या फिर 100 किलोमीटर की रेडियस में मिले, पर आपको उस किसान भाई को ढूंढना है और उससे बातचीत करना है। आप वहां से भी पता कर सकते हैं कि उस किसान भाई ने कौन से बीज का चुनाव किया था, तो आप वह बीज भी ले सकते हैं। और आपको इंटरनेट पर भी कई सारे बीज मिल जाएंगे। फिर उन बीजों के बारे में रिसर्च कर ले, जैसे कि हमने 5 बीज निकाले, फिर इन 5 बीज में से कौन सा सबसे अच्छा है वह पता करें, तो आपका बीज का चुनाव हो जाएगा। यह हमारी पहली स्टेप थी। हमारी दूसरी स्टेप है खाद प्रबंधन से जुड़ी हुई। अब देखिए, आप किसी भी नई फसल की खेती कर रहे हैं तो आपको उसके खाद प्रबंधन की जानकारी तो नहीं होगी, पर आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि जो भी आप खाद अपनी फसल में देते हैं इसका फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है और कौन सा खाद हमें कब देना चाहिए। जैसे कि अगर आप यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं तो यह फसल की जो पत्तियों की ग्रोथ रहती है, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ, इसके लिए काम में आता है। फिर जो हमारा डीएपी खाद रहता है इसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। अब जो हमारा फास्फोरस का काम है या हमारे पौधे की जड़ की जो वृद्धि रहती है उसके काम में आता है। इसी तरह से जो कैल्शियम रहता है वह पत्तियों की कोशिकाओं को मजबूत करता है। सल्फर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। पौधे की जो क्लोरोफिल की मात्रा है उसको बढ़ाने में मदद करता है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आपकी फसल को जो भी न्यूट्रिएंट आप दे रहे हैं उसका फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि
कौन सा खाद कब डालना है और जो हम खाद डाल रहे हैं उसका फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको इसकी अच्छी खासी जानकारी होना चाहिए। फिर आप किसी भी फसल में खाद प्रबंधन खुद से ही कर पाएंगे, उसकी मात्रा डिसाइड कर देंगे और फसल को देखकर बता देंगे कि इस फसल को कौन से खाद की जरूरत है। यह आसान है, आपको यह लग रहा होगा शुरू में आपको दिक्कत आएगी, पर धीरे धीरे आपको साल 1.5 साल बाद खुद से आइडिया हो जाएगा कि इस फसल को कौन से खाद की जरूरत है और आपको उस खाद को कितनी मात्रा में देना है। अगर आप चाहते हैं कि कौन सा खाद कब डालें और जो हम खाद डाल रहे हैं उसका फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेकर आऊं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं आपको एक चैनल बताता हूं जिससे आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि आपकी फसल में कौन सा खाद कब चाहिए। अमित भटनागर क्लासेस, इस चैनल पर कई सारे वीडियो है खाद से जुड़े हुए। आप इस चैनल के वीडियो देखिए, आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी खाद प्रबंधन के बारे में जानकारी के लिए। हमारी तीसरी स्टेप है कीट व रोग। अब देखिए इसके अंदर आपकी फसल पर जो भी रोग आ रहा है वह फंगस जनित रोग है या फिर वह किसी कीट के जरिए आ रहा है, यह पता होना चाहिए। फिर आपकी फसल पर कौन कौन से कीटों का अटैक हो रहा है और इन कीट से बचने के लिए हमें क्या कीट प्रबंधन करना चाहिए, आपको यह भी आइडिया होना चाहिए। फिर आप अपनी फसल में कीट प्रबंधन व रोग प्रबंधन दोनों ही बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसकी भी जानकारी आपको YouTube से ही लेना होगी। YouTube पर आपको कीट प्रबंधन रोग प्रबंधन से जुड़े हुए कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। कौन से कीट से हमारी फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से रोग के क्या लक्षण है, इस पर आपको डिटेल में वीडियो मिलेंगे। आप वह देखकर कीट व रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपनी फसल पर कीट व रोग प्रबंधन खुद से ही सीख सकते हैं। अगर आप किसी भी नई फसल की खेती करना चाहते हैं तो आपको यह जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यह जानकारी रहेगी तो आपको किसी और के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ही डिसाइड कर लेंगे कि यार मेरी फसल पर एफिड्स का अटैक है, व्हाइट फ्लाई का अटैक, तो मुझे ये स्प्रे करना है। फिर अगर पत्तियों पर आपको कुछ इफेक्ट दिखता है तो आप डिसाइड कर लेंगे कि यार इस पर तो फंगस जनित रोगों का अटैक है, तो मेरे को फंगीसाइड लगाना पड़ेगा। तो आपको खुद से ही खाद प्रबंधन और वह कीट व रोग के लिए खुद पर ही आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। खुद को ही सारी जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी आप नई फसल की खेती करना खुद से ही सीख पाएंगे। अब हमारी जो चौथी स्टेप है वह यह है कि आप किसी भी नई फसल की खेती कर रहे हैं तो उसे बड़े एरिया में मत लगा, कम से कम एरिया में वह फसल लगा, जैसे कि 4 बीसवा या 8 बीसवा। इसके पीछे के दो कारण। पहला तो हमारा खर्चा ज्यादा नहीं आएगा, तो हमारा अगर नुकसान भी हुआ तो नुकसान नहीं हो। दूसरा कारण यह है कि आप छोटे एरिया में जब फसलों को लगाइए तो उसको देखना आसान रहता है, उसका ध्यान रखना आसान रहता है और उसके बारे में जो हमें आगे जाकर स्टडी करना है उसके लिए भी आसान रहेगा हम जितने कम एरिया में लगाएं। बट उतने कम एरिया में भी नहीं लगाना है कि आपने एक ही क्यारी में फसल लगा दी, नहीं, कम से कम 5 से 6 बड़ी बड़ी क्यारियां होनी चाहिए नई फसल के लिए। अब जो हमारी पांचवी स्टेप है यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि इसमें हम जो भी हमें डेटा मिला है उसे कलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आपने 4 बिस्वा में वह फसल लगाई थी खरीफ के सीजन, तो आपको 3 बार उसी 4 बिस्वा में वह फसल लगाना है खरीफ के ही सीजन में। ऐसा नहीं कि एक बार आप वह खरीफ के सीजन में लगाए फिर एक बार रबी के सीजन में लगाए। अगर आपने खरीफ के सीजन में वह फसल लगाई तो आप उतने ही एरिया में फिर से खरीफ के सीजन में वह फसल लगा और 3 बार 4 बिस्वा में ही उस फसल को लगाना है। फिर आपको देखना है कि आपकी लागत हर साल दर साल कम हो रही है या बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो यह चिंता का विषय, पर अगर आपकी लागत या तो उतनी है या कम हो रही है, यानी कि आप धीरे धीरे उस फसल के बारे में जान रहे हैं, फिर आपको देखना है कि कितना उत्पादन हुआ। अगर आपका उत्पादन हर साल बढ़ रहा है तो आप निश्चित ही उस फसल की खेती बड़े एरिया में कर सकते हैं। अगर उत्पादन उतना भी है तो भी आप उस फसल की खेती कर सकते हैं। फिर आपने उस फसल के लिए कौन सा खाद कब दिया था वह जानकारी पूरी नोट करके रखना है। कीट व रोग से बचने के लिए कौन से स्प्रे कब और कितनी मात्रा में दिए थे वह जानकारी नोट करके रखना है। और फिर आपको उस फसल की खेती सीधा 1 एकड़ में नहीं करना है, आधा एकड़ में करना, फिर 1 एकड़ में करना। फिर उसके बाद में आप जब 1 एकड़ में भी उस फसल को अच्छी तरह से लगा दे, फिर 5 एकड़ में लगाओ, 10 एकड़ में लगाओ, 15 एकड़ में, आपका नुकसान नहीं होगा
और आप उस फसल की खेती करना सीख जाए, जिसमें हमारा नई फसल की खेती करने में कम से कम 3 साल का समय तो लगेगा, अच्छे से अगर आपको सीखना है। नहीं तो आज भी 90% किसान भाई ऐसे हैं जो कि फसल की खेती कर रहे, उत्पादन भी ले रहे, पर उन्हें पता ही नहीं है कि वे यूरिया खाद क्यों डाल रहे, टीएपी क्यों डाल रहे, जो भी स्प्रे लेकर आते उसे क्यों लगा रहे। सिर्फ दुकानदार ने बोल दिया कि हाँ ये स्प्रे लगा दो, तो वो ये स्प्रे लगा देते। वो चाहे उस फसल से उत्पादन ले रहे, पर फिर भी उनका जो घाटा है वह उन्हें कभी ना कभी देखने को मिल ही जाता है। जब बारिश ज्यादा हो जाती है तब उनका नुकसान हो जाता है, थोड़ी सी भी ठंड ज्यादा पड़े तो भी उन किसान भाइयों का नुकसान हो जाता है। इसलिए आपको नई फसल की खेती करने के लिए पेशेंस रखना है, समय देना है, 2 से 3 वर्ष का धीरे धीरे एरिया में सीखना है, और आपको पूरी जानकारी लेना है खाद प्रबंधन की और कीट व रोग की। तब आप किसी भी नई फसल की खेती करना सीख जाएंगे। और तो और आप जब एक नई फसल की खेती में समय देंगे तो दूसरी नई फसल की खेती में इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मुझे क्या खाद प्रबंधन देना है और कीट व रोग का नियंत्रण किस तरह से करना है। इसलिए सिर्फ एक बार समय देना है और आपको पूरी जिंदगी किसी भी नई फसल की खेती करना सीख जाए। तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी नई फसल की खेती करके अपनी आमदनी को 2 गुना 3 गुना जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। और तो और आप जब सीख जाए तो अपने एरिया में अन्य किसान भाइयों को भी नई फसल लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।